इंसान जब अपने लालचों को पूरा करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है तो उस हथकंडे में उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता। एक महिला को एक ऐसा जरिया बना दिया जाता है ताकि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक एक व्यक्ति ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा ही हथकंडा अपनाता है, लेकिन उसी हथकंडे की वजह से उस महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक दहल सा जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ईस्ट डिबा चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, ताकि इससे लोगों को आज सीख ज़रूर मिल सके। या इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो घटना है, यह घटना ठीक गुजरात और उसी का जाना माना शहर पड़ता है सूरत, और ठीक उसी का पूरा एक थाना लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 8 जनवरी साल 2021 का। सुबह का वही लगभग 5 बजे के आसपास टाइम होता है। तो पूरा थाने के पीयू गटरिया इंस्पेक्टर होते हैं, अपने ही थाने में मौके पर बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक सूचना पहुंचता है एक व्यक्ति द्वारा। वह व्यक्ति कहने लग जाता है कि साहब, जो कुमरिया गांव है ठीक उसी के जस्ट सामने रघुवीर सीलियम मार्केट है, और ठीक जो रोड है उसी रोड पर एक महिला काफ़ी गंभीर हालत में लहूलुहान अवस्था में सड़क पर अब पड़ी हुई है। यह बात जैसे ही पीयू गटरिया सुनते उसी समय इस मामले को तुरंत गंभीर लेते हैं और उसकी जो सूचना होता है अपने बड़े अधिकारी को भिजवा देते हैं और तुरंत जिप्सी निकालते हैं। जिप्सी निकालने के बाद अपने सिपाही को लेकर लगभग 10 मिनट का सफ़र तय कर उसी वक्त रघुवीर सीलियम मार्केट के सामने पहुंचते हैं। देखते हैं वहां भीड़ लग चुका होता है। गटरिया साहब जो होते हैं अंदर जाते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा जो सड़क होता है वह खून से लथपथ होता है। वहाँ पर किसी औरत को लहूलुहान अवस्था में नहीं दिखाई पड़ते। थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहाँ जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं उसी में से एक व्यक्ति उनके सामने आता है, कहने लग जाता है कि साहब, लगभग 20 मिनट पहले ही जो महिला होती है उस महिला को उसके ससुराल वाले अपने नज़दीकी समीमेर अस्पताल में लेकर पहुंच गए हैं। यह बात जैसे गटरिया साहब सुनते हैं तुरंत ही उसी वक्त घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और वहां जितने भी खड़े लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं और 2 सिपाही जो होता है उसी घटनास्थल पर छोड़ देते हैं और तुरंत एक जिप्सी लेते हैं और लेने के बाद समीमेर अस्पताल पहुँच जाते हैं। अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं जो अस्पताल होता है उसी में साइड में रोने और चीखने की बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही होती है। पुलिस की टीम समझ जाती है दुर्घटना वाले जो परिवार है यही है। लेकिन जब वहाँ के डॉक्टर के पास पुलिस की टीम पहुँचती है, पता चलता है उस औरत की जो मौत है ठीक है इलाज के दौरान ही हो चुका है। 20 मिनट इलाज चला, उसके बाद ही उस औरत की मौत हुई है। पुलिस की टीम वहाँ खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके पास जाती है, उनसे पूछने लग जाती है। पता चलता है दुर्घटनाग्रस्त जो महिला थी जिसका नाम होता है शालिनी, अब जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। उसका अपना पति भी होता है अनुज कुमार यादव उर्फ मोनू, जो वहीं खड़ा होता है। पुलिस की टीम उसके हाव भाव को देखती समझ जाती है, इससे पूछताछ शुरू कर देती है। तो मोनू पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब, रोज़ हमारी आदत होता है कि हम कुमरिया गांव के सामने जो रोड है उसी रोड से रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए अपनी पत्नी अब इधर सुमन के साथ आया जा करते थे। लेकिन साहब, सुबह का जैसे ही टाइम है उसी वक्त अपनी पत्नी सुमन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकले हुए होते हैं। तभी
हमारी जो पत्नी होती है हमसे पीछे रह जाती है और हम आगे निकल जाते हैं। और उसी वक्त एक बालू भरा ट्रक आता है और हमारी पत्नी को बड़ी तेज़ टक्कर मारता है। वह ट्रक जो होता है उसी वक्त बड़ी तेज़ी से निकल जाता है, लेकिन साहब चीख जो होती हमारी पत्नी की हमारी कान में पहुंचती है और तुरंत दौड़ के जाते हैं, देखते हैं कि साहब हमारी जो पत्नी है सड़क पर लहूलुहान अवस्था में गिर पड़ी है, अचेत अवस्था में हुई और चीख चिल्ला रही होती है। लेकिन साहब हमारी जो नज़र होती है वह उस ट्रक पर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय काम करना अब बंद कर देता है। थाना पर भारी गडेरिया साहब यह बात सुनते उसी समय सुनने के बाद ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं सबसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उसी वक्त जाती है सुमन के बॉडी को डॉक्टर के ही आदेश पर जांच पड़ताल करती है और करने के बाद जब मुआयना करती है देखती है पूरे जो वस्त्र होते हैं वह खून से लथपथ होते हैं। पुलिस की टीम अब उसी वक्त उस बॉडी का वहीं पंचनामा भरवाती है और उठाकर उसी अस्पताल में ही इधर पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। अनुज कुमार यादव को पुलिस की टीम अपने साथ लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद अनुज कुमार यादव की तहरीर पर उस ट्रक और साथ में ट्रक मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब लग जाती है। तभी वहां जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं PK कड़रिया साहब, उन्हीं के ही आदेश पर की जो सूचना होता है सुमन के मायके वालों को दे दिया जाता है। और मायके वाले जो होते हैं वह ठीक आगरा के रहने वाले होते हैं। सुमन के जो अपने पिता होते हैं जैसी खबर पाते हैं ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। सुमन के पिता अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों को खबर देते हैं। उसके मायके में पूरी तरह से रोना पिटना चालू हो जाता है। सोच नहीं पाते हैं कि हमारी बेटी के साथ आखिर यह कैसे हो गया। उनके मन में शंकाएँ जन्म लेना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त आगरा से निकलते हैं और निकलने के बाद अब सूरत ही पहुँच जाते हैं। अब जब शाम का टाइम हो जाता है पुलिस के सामने इधर सुमन के जो अपने पिता होते हैं धनी राम यादव वहीं ही खड़े होते हैं। पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी का दुर्घटना नहीं हुआ है बल्कि उसकी सोची साजिश के तहत उसके ही ससुराल वालों ने बेरहम तरीके से हत्या करवाई है। पुलिस की टीम जैसे यह बात सुनती है काफ़ी अचंभे में पड़ जाती, काफ़ी सोच में पड़ जाती है। आखिर किस बिना पर कह रहे हैं कि धनी राम हमारी बेटी का ससुराल वालों ने मिलकर बेरहम तरीके से षड्यंत्र भरी एक साजिश के तहत हत्या करवाई है। धनी राम से वही पूछा जाता है, कारण कहने लग जाते कि साहब सुमन के जो ससुराल वाले हैं उसका जो अपना पति होता है इधर अनुज कुमार यादव उर्फ मोनू का जो रवैया होता है अपनी पत्नी सुमन के खिलाफ एकदम बेरहम होता है। वह तो एक पैसे का लालची होता है और उसने दहेज की कई बार साहब हमसे मांग की है। हमने जो होता है अपने ही हिसाब से देन दहेज में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन तब भी अपनी बेटी की खुशी के लिए ससुराल वालों की खुशी के लिए दहेज में तब भी आगे कोई कमी नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि हमारी बेटी के साथ काफ़ी बार रवैया जैसा पेश किया गया है। थाना प्रभारी जब सुनते हैं बात काफ़ी उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जो मामला है दो तरफा घुमा रहा होता है। एक तो इधर सुमन के मायके वालों का जो शक होता है पूरे ससुराल वालों के ऊपर होता है और दूसरी तरफ रन आरफ एक्सीडेंट का केस बन रहा होता है। पुलिस की टीम मामले को गंभीर तो लेती है, समझा बुझाकर सांत्वना दिलाकर सुमन के मायके वालों को उनको घर भिजवा देती है और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम लग जाती है। लेकिन तभी इसकी जो खबर होती है वह एक वायरल की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। यहाँ तक कि अखबारों में भी इसकी चर्चा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाता है। सुमन के कुछ अपने हितैषी होते हुआ जाकर थाने का घेराव भी कर लेते हैं। गांव वाले भी घेराव कर लेते हैं कि जल्द जल्द सुमन को न्याय दिलाया जाए। लेकिन जब यह मामला काफ़ी गंभीर होने लगता है तो इसकी जो खबर होता खुद अब सुमन के जो पिता होते हैं धनी राम यादव तुरंत ही सूरत जाते हैं। वहाँ के जो SP होते हैं उनसे एक एक बात बता देते हैं। SP तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और एक्शन में आने के बाद इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब पूरा के थाना प्रभारी गडेरिया साहब को देते हैं। वह भी एक्शन में आ जाते हैं, पूरी तरह समझ जाते हैं यह जो मामला है आखिर काफ़ी चैलेंज भरा मोड़ पकड़ने वाला है और एक टीम गठित करते हैं। गठित करने के बाद वहाँ के SP होते हैं जो सूरत के, वह भी साथ होते हैं और साथ होने के बाद इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब लग भी जाते हैं।
तभी इसी बीच जो होता है वहाँ के सूरत के एसपी के द्वारा है नई सीबीआई टीम आती है और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए गहराई से लग जाती है। सबसे पहले सीबीआई टीम जो होती है दोबारा जाती घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। जब देखती है कि आसिल जो कुमरिया जो गांव है उसी का जो रोड होता है रघुवीर सिलियन मार्केट में पहुंचती है, वहाँ लोगों से पूछा जाता है तो कहने लग जाते कि साहब असल में यह जो रोड होता है यह एकदम सुनसान होता है, यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर जब आना जाना नहीं होता है तो अनुज और साथ में सुमन का इस रास्ते पर रोज़ मॉर्निंग वॉक करने की क्या ज़रूरत थी। आखिर इसमें अनुज का कोई चाल हो सकता है। और जैसे पुलिस सही सीबीआई टीम यहाँ सोचती है, सोचने के बाद पुलिस जो टीम होती है दोबारा अब जाती है अनुज कुमार के घर वालों से पूरी तरह से पूछताछ कर लेती है। और लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने कुछ शंकाएं वाली बात निकल के तो आ जाती हैं कि बस करो इसमें षड्यंत्र भरा साजिश तो रचा गया है कि सुमन को कैसे न तैसे कर अपने रास्ते से हटाया जाए। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए जब लगती है तो दुकानदारों से दोबारा पूछा जाता है। तभी इसी बीच सुमन का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी निकल कर आ जाता है। अब जब रिपोर्ट पुलिस के सामने आता है तो पुलिस की टीम चौंक सी जाती है क्योंकि सुमन का जो रिपोर्ट होता है उसमें सांस फूलने की वजह से ही सुमन की मौत हुई है और बल्कि बाद में दुर्घटना का रूप दिया गया है। पुलिस की टीम अब समझ जाती है आखिर मामला क्या है और सुमन के ससुराल में बस करो खिचड़ी पकी हुई है। पुलिस की एक टीम जाती है। इधर जाने के बाद अनुज और साथ में अनुज के जो अपने पिता होते हैं उनको कस्टडी में लिया जाता है और थाने ले आती है पुलिस की टीम। अब जब पहुंचती है पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन इधर अनुज कुमार यादव उर्फ मोनू जो था पुलिस के सामने पहले इधर उधर की बातें करता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे अपनी पुलिसिया अंदाज खुद अब जाकर अनुज के सामने दिखाती है तो पुलिस के सामने जो था अनुज ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है, क्योंकि अनुज जो था कोई ऐसा साथी मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक सके। लेकिन जो सच्चाई खोलता है, जो कहानी बयां करता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है इटावा, वहीं का ही रहने वाला होता है अनुज कुमार यादव उर्फ मोनू। उसके अपने पिता होते हैं सोहन सिंह यादव। उनके परिवार में उनकी पत्नी भी होती है जिसमें टोटल एक इकलौती बेटी होती है पूजा। सोहन कुमार यादव जो होते हैं कुछ कारणवश अपने परिवार को छोड़कर वह गुजरात के ही सूरत चले आते हैं और जब सूरत आते हैं तो अपनी नौकरी तलाशने के लिए लग भी जाते हैं। तभी उन्हें जाकर उनकी जो नौकरी होती है वह जाकर पास एक कंपनी होता है जाना माना, उसी में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना अब शुरू कर देते हैं। लेकिन जब करने लग जाते हैं उनके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं तो अपने इकलौते बेटे अनुज को अपने पास बुला लेते हैं और वहीं से पढ़ाई करवाना शुरू कर देते हैं। सोहन कुमार यादव जो होते हैं जब समझते हैं अब इस सिक्योरिटी गार्ड में रहकर भी काफ़ी पैसे कमाए जा सकते हैं और उनकी जो सोच होती है वह बदल जाती है और बदलने की वजह से फैसला लेते हैं क्यों ना सिक्योरिटी गार्ड का एक एजेंसी खोला जाए। और उसी वक्त जब फैसला लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड का एजेंसी भी खोल लेते हैं जिसमें लगभग 100 से 150 गार्ड जो होते हैं उनके एजेंसी में शामिल हो जाते हैं और ठीक ठाक उसी की वजह से अब पैसे आने लग जाते हैं। और जब पैसे आने लग जाते इतना पैसे आ जाते हैं कि आने की वजह से जो होता है वह जाकर अपने ही जो कुमरिया गाँव पड़ता है सारथी रेजिडेंसी में एक बढ़िया सा प्लाट लेते हैं, मकान बनवाते हैं 2 तल्ला और बनवाने के बाद जो होता है उसमें अपने बेटे और साथ में अपनी पत्नी और साथ में अपनी बेटी और पूजा के भी रख लेते हैं। इकलौता बेटा होने के नाते जो होता है अनुज को काफ़ी मान सम्मान दिया करते थे, तौर तरीके से रहा करते थे। अनुज की जितने भी शौक़ होते हैं उसको पूरा करने में अब इधर सोहन सिंह कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन अनुज जो होता है एक रंगीला मिजाज का भी होता, टहलने घुमाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, बल्कि अपने पिता के बलबूते के पैसे पर आयस भी किया करता था। वक्त जब गुजरने लग जाता है तो सोहन सिंह सोचने लग जाते क्यों ना अपने बेटे को भी इसी सिक्योरिटी गार्ड में कोई ना कोई काम अब दिलवा दिया जाए। लेकिन इधर अनुज जो होता है सिक्योरिटी गार्ड में जाने के सपने तक नहीं देखता है। तभी अनुज का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है मोहम्मद नईम उर्फ पप्पू, जो ठीक जो होता है इधर अनुज के पिता के सिक्योरिटी गार्ड में ही रहकर लगभग 5 साल से नौकरी किया करता था। जब वह समझ जाता है इसमें रहने के बाद हमारे परिवार का खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है,
तो उसी वक्त इधर जाकर मोहम्मद नईम अनुज से मिलता है। मिलने के बाद दोनों दोस्ती बनाते हैं, फिर इधर उधर अपना काम जो होता है जुगाड़ करने में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच अनुज की जो अपनी बहन होती है अब पूजा जैसे शादी के दिल पर पहुंचती है, उसी वक्त उसके जो अपने पिता होते हैं वह पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अब लग जाते हैं। तभी उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि बुलंदशहर के ही रहने वाले एक मुखिया हैं। उन्हीं का एक अपना बेटा है रघुवेश देखने में भी अच्छा है, खाद में पढ़ा लिखा भी अच्छा है। उसी वक्त सोहन की जो अपनी बेटी होती है, इधर पूजा की जो शादी होती है तौर तरीके से रघुवेश के साथ कर देते हैं। लेकिन सोहन की जो बेटी होती है पूजा अपने ससुराल तो जाती, कुछ दिन रहती, फिर अपने मायके का रास्ता देख लेती, कुछ दिन फिर मायके रहती, फिर जो होता है अपने ससुराल चले जाती। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त होता है पूजा का अपने ही मायके में बीतता है। लेकिन अनुज को भी लगने लगता है हमारी जो ज़रूरतें हैं, पारिवारिक जो ज़रूरतें वह बढ़ रही हैं। तो उसी वक्त अनुज जो होता खुद एक अपना बिजनेस खोलने के लिए फ़ैसला ले लेता है। तभी अपने दोस्त मोहम्मद नईम की बातों में आकर एक नया ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल लेता है। और जब खोल लेता है ठीक ठाक उसका बिजनेस जो होता है बड़ी तेज़ी से चलने लग जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और जब आने लग जाते हैं तो अपनी जो होता है शौक इधर अनुज पूरी करने लग जाता है। तो अनुज के जो पिता होते हैं देखते हैं हमारा जो बेटा है अनुज अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसी वक्त फैसला लेते हैं। और साल 2000 अब इधर जाकर 17 में ही अनुज की जो शादी होती है ठीक उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है आगरा, और उसी का जाकरापुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले धनीराम यादव होते हैं। उन्हीं की एक अपनी बेटी होती है शालिनी उर्फ सुमन यादव, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी, चंचल भी होती है। और धनीराम यादव जो होता है अपनी बेटी की जो शादी होती है रीत रिवाज के तहत जो होता है और दहेजों के साथ इधर खुद अपनी बेटी सुमन को उसके ही ससुराल यानी कि अनुज के पास भेजवा देते हैं। अब सुमन जब वहाँ जाती है अपने ससुराल में, अपने पूरे परिवार को दिल होता है बड़ी जल्दी अब जीत भी लेती है। तौर तरीके से जब रहने लग जाती है तो लेकिन जैसे 4 महीने का वक्त बीतता है तो सुमन को बड़ा तेज़ धक्का लगता। तभी पता चलता कि हमारे जो ससुराल वाले हैं एक तो पैसे के लोभी है और बिना पैसे के वह किसी का सुनते भी नहीं है। लेकिन जब 4 महीना बीतता है तो अनुज के मन में एक लालसा बैठ जाता है और उसी वक्त अपनी पत्नी के सामने एक बात रख देता, कहने लग जाता है कि अगर तुम हमारे सामने 5 लाख रुपए अपने मायके से लाती हो तो आज के बाद तुम्हें यहाँ का मुंह दिखाना नहीं, तो अपने मायके का रास्ता देख लो। लेकिन यह बात सुमन जब सुनती है तो इसकी जानकारी अपने पिता धनीराम को देते थे। लेकिन धनीराम खबर पाते हैं तो अपनी बेटी का ससुराल में इज्जत रखवाने के लिए फ़ैसला लेते हैं। लेकिन काफ़ी दिन हो जाता है फैसला ले लेते थे। जब समझ जाते कि हमारी बेटी का ससुराल में रहकर ज़िंदगी बिन पैसों का चलने वाला नहीं है, तो धनीराम यादव जो होते हैं तुरंत ही अपने पास से रखे हुए 2 लाख रुपए निकाल के अनुज के घर भेजवा देते हैं। लेकिन बाकी का जो 3 लाख रुपया होता है, आलू का जो फसल होता होने के बाद जो पैसे आएंगे वही पैसे 3 लाख रुपया फैसला देते हैं कि अब हम दे देंगे। लेकिन जब कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद दोबारा अनुज जो होता है अब इधर सुमन के ऊपर पैसे के लिए दबाव मारना शुरू कर देता है। लेकिन जब सुमन के मायके से पैसे नहीं मिल पाते तो सुमन के ऊपर प्रताड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ तक सुमन के अपनी जो ननद होती है, अपने जो ससुर होते हैं, वह भी सुमन के ऊपर पहरा लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक सुमन के हाथ से उसके जो अपने मोबाइल होते हैं वह भी छीन लिए जाते हैं। लेकिन सुमन जो होती है अपने ससुराल को अपना घर मानकर कैसे न तैसे वक्त गुजारना शुरू कर देती है। अपने पति को सोचती है हो सकता है रास्ते पर किसी न किसी दिन आ जाएं। लेकिन सुमन को लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ रहकर तहस महस होने वाली है। लेकिन तब भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़ैसला लेती है और रहने भी लग जाती है। तरह तरह की ताने सुनती है, कैसे न तैसे रह लेती है। लेकिन शादी के जैसे ही अब 1.5 साल का वक्त बीतता है तो उसी वक्त सुमन एक बेटी को जन्म देती है। समझ जाती है अब बेटी होने की वजह से हो सकता है इस घर में हमें अब काफ़ी मान सम्मान मिले, हमें परिवार वाले एक बहू के तौर पर अपने घर में रखें। लेकिन इधर सुमन के ससुराल वालों पर कोई बेटी होने का फर्क ही नहीं पड़ता। तब भी प्रताड़ना करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते थे। जब होता तब सुमन को काफ़ी खरी खोटी सुनाते और यहाँ तक कई बार सुमन को मायके से पैसे लाने के लिए मांग भी करते हैं। लेकिन सुमन अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी का मुंह देखकर जीने लग जाती है। वक्त जब गुजरने लग जाता है तो ऐसे ठीक साल 2019 में
जब सुमन की जो बेटी होती है लगभग 1.5 साल का हो जाती है तो उसी वक्त सुमन के ससुराल में इतना सुमन के ऊपर हावी हो जाते हैं कि यहाँ तक पिटाई भी करना अब शुरू कर देते हैं। लेकिन सुमन ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती, तो फैसला भी लेती है अब हमें ससुराल में रहना है चाहे जैसे रहे। तो सुमन जो थी अब अपने ससुराल वालों को जो जवाब होता सीधे मुँह तोड़ देना शुरू कर देती है। लेकिन उसके ससुराल वाले जो थे सुमन की एक बात भी नहीं सुनते थे, परताना तब भी देते थे। लेकिन सुमन का जो अपना पति होता अनुज एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार भी रहता है, अपने चाल को अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए लग जाता है। और उसी मंसूबों के तहत जो होता है उसको पूरी तरह से नॉलेज होता है कि आखिर परिवार में रहकर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि वह LIC का थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर रखता था। और उसी के तहत जो होता है LIC अपने पूरे परिवार वालों को नाम करवा देता है। लेकिन उनका जो नामनी होता है खुद वह बन जाता है। लेकिन अपने जो LIC के जो नामनी होता है खुद अपने पिता को नाम से जुड़वा देता है। लेकिन जब अपने घर में रहकर कुछ दिन गुजरते हैं तो लगभग 3 किस्त जो होता है अपनी पत्नी के नाम पर इधर अनुज भर भी देता है। जब भर देता है तो इधर अनुज की जो अपनी बहन होती है पूजा के नाम पर भी LIC के पैसे जमे होते हैं। लेकिन LIC का जो नामनी होता है खुद अनुज होता है और वह फैसला लेता है एक बड़े षड्यंत्र भरे साजिश के तहत और पूजा के ही ससुराल पहुंच जाता है और एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वहां दिखाकर उनसे साइन मंगवाने लगता है। लेकिन इधर पूजा के जब ससुराल वाले खबर पाते हैं तो उस समय इनकार कर जाते हैं, जिसकी वजह से अनून और साथ में उसकी जो अपनी बहन तो पूजा दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं और पूजा के ससुराल वाले के ऊपर जो होता है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा के पूरे ससुराल वालों को जेल के अंदर डलवा देते हैं। अपनी ज़िंदगी अनुज होता है उन्हीं की पैसे के बलबूते पर जीने लग जाता है। लेकिन उसके मंसूबों पर जब पानी फिरने लग जाता है तो उसके मन में एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत एक चाल चल पड़ती है। वह सोच लेता है अगर अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटा देंगे तो उसके नाम पे जो LIC है उस LIC के पैसे हमें एक तौर तरीके से लगभग 30 लाख रुपये तो हमें मिल ही जाएंगे। क्योंकि ठीक कुछ साल पहले जो होता है इधर अनुज अपने पत्नी के नाम पर लगभग 33 लाख रुपए का एक ट्रक ले लिया था। लेकिन उसका जो मालिकाना हक होता है वह मालिकाना हक इधर अपनी पत्नी सुमन को बनवा देता है। उसमें साफ तौर पर लिखा होता है LIC कराने पर अगर किसी कारणवश जो होता है ट्रक मालिक की मौत हो जाती है तो उसके मौत के बदले में 33 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। और इस तरह की जो होता है लालसा अनुज अपने अंदर जगा लेता है, सोच लेता मौका बड़ा अच्छा है। और जब मौका देखता तो तलाशी में लग जाते आखिर सुमन को अब अपने रास्ते से ठिकाने कैसे लगाएगा। तभी उसका जो अपना करीबी दोस्त होता है मोहम्मद के साथ मिलकर एक साजिश रखता है। उसी साजिश के तहत जो होता है उसके साथ मिलकर प्लान के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन घटना से मात्र ठीक 15 दिन पहले जो होता है इधर अपनी पत्नी सुमन और साथ में उसके मायके वालों से बड़े प्यारे तरीक़ों से मीठी मीठी बातें करना अब शुरू कर देता है। और साथ में अपनी पत्नी को ही सुबह के टाइम में ही अपने ही साथ कुमरिया गांव का जो बगल में जो रोड है उसी रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए अब रोज़ निकल जाया करता था। सुमन को यकीन हो जाता कि हमारी पति हो जाता है अब पूरी तरह से सुधर गया है, उसमें कोई खोट टोट नहीं बचा है। सुमन को जब लगने लगता है कि हमारी पति में कोई खोट नहीं बचा है तो आज समझ जाते कि चलो हमारी जो बच्ची है 2 साल की अब अपने पिता के ही खुशियों में शामिल हो सकती है। लेकिन सुमन को थोड़ा सी भनक नहीं हो पाता कि हमारे साथ आगे होने वाला क्या है। लेकिन जब इधर हमको समझ में आ जाता हमारी जो पत्नी है हमारी बातों हमारे षड्यंत्र में पूरी तरह से घिर चुकी है तो वह प्लान बनाना शुरू कर देता और जाकर मोहम्मद नईम से मिल जाता है। मोहम्मद नईम जो होता है एक ट्रक ड्राइवर होता है उसके ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में। अब जब मिलता है ठीक उसको 2.5 लाख रुपए का लालच भी दे देता है, क्योंकि मोहम्मद नईम की एक अपनी बेटी होती है जो ऑलरेडी शादी की दर्ज पर पहुंच चुकी होती है। लेकिन मोहम्मद नईम के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि अपनी बेटी का शादी कर सके। लेकिन जब पैसे की बात सुनते हैं तुरंत ही वह प्लान में शामिल हो जाते हैं। और उसी प्लान के तहत जो होता है 8 जनवरी साल 2021 का रात का लगभग वही 1 बजे के आसपास टाइम होता है। तो मोहम्मद नईम जो होता है अपनी ट्रक लेता है और उसी ट्रक में पूरी भालू लोड कर लेता है। और लोड करने के बाद कुमरिया जो गांव होता है सर्विस रोड होता है उसी रोड पे ले जाकर साइड में ट्रक लेकर खड़ा जाता है। और खड़ा जब हो जाता है तो वहाँ जो होता है इधर फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता है कब फ़ोन कॉल जो होता है अनुज का आएगा।
अपने प्लान को कामयाब करने के लिए मोहम्मद नईम वहीं ट्रक लेकर जब खड़ा हो जाता है और जैसे सुबह का लगभग 4 बजे का आसपास टाइम होता है तो कुमरिया गांव का जो सर्विस रोड होता है उसी रोड पर लेकर रोज़ की तरह अपनी पत्नी सुमन को पहुंच जाता है और मॉर्निंग वॉक के लिए दौड़ लगाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे दौड़ लगाते लगाते रघुवीर सीलियम मार्केट के करीब पहुँचते हैं तो अनुज देखता है जो रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। अपनी पत्नी के करीब जाता है, जैसे उसकी पत्नी बातों बातों में उलझती है तो उसी वक्त अनुज जोता अपने दोनों हाथ अपनी पत्नी के गले पर रख देता और जोर से दबा देता है, जिसकी वजह से वहीं सुमन जोती है बेहोशी की अवस्था में आ जाती है। और वहीं दूर पर खड़ा हुआ इधर मोहम्मद नईम अपनी ट्रक लेकर होता है और उसी समय अनुज इशारा करता है और वहाँ से ट्रक लेकर चल पड़ता है। लेकिन जब देखता ट्रक करीब पहुँचने वाला है तो अपनी पत्नी को बड़ा तेज़ धक्का अनुज मार देता है और शालिनी उस ट्रक के करीब जैसे ही पहुँचते हैं तो उसी वक्त मोहम्मद नईम का जो मन होता, जो इरादा होता बदल जाता, उसके मन में डर जन्म ले लेती हैं। अपना ट्रक जो होता है जैसे करीब लेकर पहुँचता है तो उसी वक्त ट्रक मोड़ना शुरू कर देता, बड़ी तेज़ मोड़ता है। लेकिन अनुज सुमन को इतनी तेज़ धक्का मार देता है कि जाकर साइड पे जो हिस्सा होता ट्रक का वहीं लग जाता, जिसकी वजह सुमन पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहीं गिर पड़ती है। लेकिन जब देखता अनुज हमारी पत्नी अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है तो उसी वक्त अनुज जोता वहाँ चीख पड़ता है। लेकिन चीखने की जो आवाज़ होती है वहाँ इलाके में जब पहुँचती है हलचल मचने लग जाता है। अनुज के पास उस समय मोबाइल नहीं होता क्योंकि अपने सोची समझी साज के तहत मोबाइल को घर रख कर वहाँ आया हुआ था। एक व्यक्ति से फ़ोन लेता, फ़ोन लेने के बाद कॉल करता है, अपने ही घर वालों को सूचना देता है अपने ही षड्यंत्र के तहत और वहाँ से निकलता है। और निकलने के बाद अस्पताल पहुँचता है, एम्बुलेंस लेता है और लेकर जब तक पहुँचता है देखता है कि हमारी पत्नी तो दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। बड़े खुश हो जाता है, एम्बुलेंस में दम करता है और लेकर पास ही अस्पताल पहुँचता है। तब तक डॉक्टर इलाज के वक्त मृत घोषित कर देते हैं। अनुज खबर पाता है, उसकी खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर अनुज और साथ में अनुज के जो अपने पिता होते हैं उनके तहरीर पर आता है, सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है थर्रा सा जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अनुज के तहरीर पर मोहम्मद नईम यानी कि अनुज के अपने ट्रक ड्राइवर को अपने कस्टडी लेने के चली जाती है। पुलिस की टीम काफ़ी तलाशी करती है, लेकिन जाकर सूरत के इलाके में मोहम्मद नईम को धर दबोचती, उसको भी लेकर थाने पहुँच जाती है। मोहम्मद नईम अनुज को देखता पूरी तरह समझ जाता कि मामला पुलिस के सामने आ चुका है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर सुमन के जो पिता होते धनी राम के तहरीर पर सुमन के पूरे ससुराल वालों को पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेती है और लेकर पूरे ससुराल सहित और इधर मोहम्मद नईम सहित ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती। तो कोर्ट में अब इन पांचों पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।